जिसके बारे में बताते हुए अमित ने ये कहा कि ये बात आज से कुछ साल पहले की है, जब मैं 12th क्लास में पढ़ता था, जब मेरा उम्र यही कोई 16 या 17 साल रहा होगा। और मुझे ये अच्छे से याद है कि तब सर्दी का मौसम शुरू हो चुका था, जिसमें इसी बीच गांव से मेरे पापा को एक फोन आता है, जो कि उनके बड़े भाई यानी कि मेरे चाचा का था, जिन्होंने असल में अपनी बेटी की शादी में हमें इनवाइट करने के लिए फोन किया था। हालांकि मेरे पापा शादी में जाने के लिए मान तो गए थे, पर अब जब जॉब के वजह से 15 दिन का छुट्टी मिलना मुश्किल था, तो ऐसे में वो शादी के 2 दिन पहले गांव जाने का सोचकर मुझे और मेरी मम्मी को शादी के 10 दिन पहले ही गांव में यानी कि चाचा के घर भेज देते हैं, जहां पर जाने के लिए मैं पहले से ही बहुत एक्साइटेड था, क्योंकि गांव में जाने का मौका मुझे सिर्फ साल में एक ही बार गर्मी की छुट्टियों में मिलता था। खैर, वहां पहुंचने के बाद मेरा मुलाकात मेरे चचेरे भाई दीपक से होता है, जो मेरे से उम्र में 2 या 3 साल छोटा था। हालांकि मैं उससे पहले भी कई बार मिल चुका था, लेकिन तब हम दोनों ही छोटे थे, इसलिए काफी समय बाद एक साथ आने की वजह से वो मेरे साथ ही रहता है। यहाँ तक कि घूमना फिरना भी हम दोनों साथ में ही करते थे। हालांकि उन दिनों के बारे में मुझे हर एक चीज याद नहीं है, लेकिन वो दिन मुझे आज भी याद है, जब दीपक ने मुझे अपने साथ वहाँ के एक मेले में चलने के लिए कहा था, जो कि एक वार्षिक आयोजन होने की वजह से बहुत ही खास था, इसलिए दूसरे गांव वाले भी अक्सर वहाँ आते थे। इसलिए इसी चीज को एक्सपीरियंस करने के लिए मैंने दीपक को हाँ बोल दिया, और फिर प्लान के मुताबिक ही हम दोनों शाम के 5:30 बजे घर से निकल गए, क्योंकि हम दोनों पैदल जा रहे थे। हालांकि वो मेला ज्यादा दूर तो नहीं था, पर वहां तक पैदल जाने के लिए हमें 30 से 35 मिनट लग जाते हैं, जो कि सुनने में तो बहुत ज्यादा है, लेकिन रास्ते में बातें करते करते हमें समय का पता नहीं चलता। हालांकि शहर के मेलों में मैं कई बार जा चुका था, लेकिन गांव के मेले का माहौल शहर से बहुत ही अलग था, जहां पर मैं और दीपक बहुत ही मजे करते हैं। वैसे तो हम दोनों 8 बजते ही घर के लिए निकलने वाले थे, लेकिन उस मेले में हमें दीपक के कुछ दोस्त भी मिल जाते हैं, जिनके साथ बातें करते करते कब 10 बज जाते हैं इसका हमें पता नहीं चलता। हालांकि रात का 10 बजना हम शहर वालों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन गांव वाले उतने वक्त में खा पीकर सो भी जाते हैं। इसलिए अपने पापा के डर से दीपक मेरे साथ उस मेले से भागते हुए निकलता है, पर हम दोनों ही ये जानते थे कि हम चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, हम उस रास्ते से घर जल्दी नहीं पहुंच सकते। इसलिए दीपक शॉर्टकट लेने का सोचकर मेरे साथ एक कच्ची सड़क पर उतर जाता है, और अब जब मैं वहां का नहीं था, तो ऐसे में मुझे ये पता नहीं था कि वो रास्ता कहाँ जाता है। मैं तो बस उसके पीछे पीछे चल रहा था। हालांकि उस समय मुझे थोड़ा बहुत डर भी लग रहा था, क्योंकि उस रास्ते के दोनों तरफ ही घने जंगल थे। लेकिन मैं ये बात दीपक को नहीं बताता, क्योंकि वो मुझसे छोटा होकर भी बिना डरे मुझसे आगे चल रहा था। लेकिन यही कोई 3-4 मिनट चलने के बाद एक साइन बोर्ड को देखकर डर के मारे मेरे पैर कांपने लगते हैं, क्योंकि उसमें यह लिखा था कि सामने शमशान घाट है। इसलिए मैं डर के मारे भागकर सीधे दीपक के पास गया और उससे पूछने लगा कि उसने मुझे शमशान के बारे में क्यों नहीं बताया, जिसके जवाब में वो बस यही कहता है कि डरने का कोई बात नहीं है, शमशान घाट के पार होते ही ये रास्ता भी जल्दी खत्म हो जाएगा। इसलिए मैं दीपक की बात मानकर उसी के बगल में चलते हुए आगे जाने लगा, और थोड़ी देर के बाद चलते चलते मैं ये देखता हूँ कि शमशान घाट भी आ गया, जिसके बड़े दरवाजे के सामने 2 दिए जल रहे थे, जिसको देखकर न जाने क्यों दीपक भी थोड़ा सा घबरा गया था। लेकिन क्यों ये वो नहीं बताता, वो बस मुझे सामने देखते हुए चुपचाप चलने को कहता है। लेकिन क्यों ये जाने बिना मैं ऐसा नहीं कर पाता, और देखता हूँ कि शमशान के पास में मौजूद एक बांस का झाड़ अचानक से हिल रहा है, जो कि अजीब इसलिए था क्योंकि तब थोड़ा सा भी हवा नहीं चल रहा था, बल्कि ठंड के वजह से हल्के से कोहरे ने उस जगह को घेरा हुआ था, और उसके ऊपर से जानवरों की आवाजें उस माहौल को और भी डरावनी बना रही थी। इसलिए दीपक को आगे चलता हुआ देखकर मैं डर के मारे उसी के साथ साथ चल रहा था। हालांकि इसी बीच मैंने उसे बांस के झाड़ वाली बात भी बताई थी, पर फिर भी वो मुझसे कुछ नहीं कहता। वो बस चुपचाप मेरी तरफ देखते हुए
इशारा करके चुप रहने को बोलता है। हालांकि इसके थोड़ी देर बाद तक, यानी कि शमशान घाट के पार होने तक, मैंने और किसी भी अजीब चीज को नोटिस नहीं किया था। लेकिन शमशान को पार करते ही मेरा नजर एक बिल्ली पर पड़ता है, जो कि इतना काला था कि उस अंधेरे में हमें बस उसके आंखें ही नजर आते हैं, जो कि चमक रहे थे, जिसको देखकर मुझे ये लगा था कि हमारे डर से वो कहीं पर भाग जाएगी, पर उल्टा वो काली बिल्ली हमारा पीछा करना शुरू कर देती है। पर वो कौन है और वो ऐसा क्यों कर रही है, ये जाने बिना ही मैं रास्ते से कुछ पत्थर उठाकर उसे मार के भगाने लगा। पर फिर भी वो बिल्ली पीछा छोड़ने का नाम नहीं लेती, जिसकी वजह से मैं तो डरने लगा था। पर मेरे साथ साथ दीपक को भी डरता देखकर मैं और भी डरने लगा, क्योंकि दीपक ने मुझे पहले ही उस बिल्ली को मारने से मना किया था। खैर थोड़ी देर आगे चलने के बाद वो बिल्ली अचानक से हमारा पीछा छोड़ देती है। इसलिए ये सोचकर कि हम बाल बाल बच गए, हम दोनों ही तेजी से आगे बढ़ने लगे। पर 15 या 20 कदम पूरे हुए ही थे कि वो बिल्ली अचानक से हमारे सामने आ जाती है। लेकिन इस दफा वो बिल्ली न जाने क्यों पहले से बड़ी लग रही थी, जो हमारे तरफ यूं देख रही थी जैसे कि मानो वो हमें खा जाएगी। और ऐसे ही घूरते घूरते वो बिल्ली पास के पेड़ में चढ़कर उसके डाल में बैठ गई। लेकिन उसने अब भी अपने नजरों को हमसे दूर नहीं किया था, जिसको देखकर हमारे मन में कई बार भागने का ख्याल आता है। लेकिन ये सोचकर कि वो बिल्ली हमारे ऊपर कूद जाएगी, हम आगे जाने का हिम्मत नहीं कर पाते। हालांकि हम दोनों वापस पीछे जाने का भी सोचते हैं, पर इतना सब कुछ झेलने के बाद वापस शमशान की तरफ जाना ये बात ठीक नहीं लगता। इसलिए क्या करना है यही सोचते सोचते डर के मारे हम दोनों के पसीने छूटने लगते हैं, क्योंकि वो बिल्ली अब भी हमारे तरफ देखकर भयानक तरीके से आवाज निकाल रही थी, ऐसे मानो कि वो हमसे गुस्सा है। लेकिन तभी उसी बीच हमारा नजर दूर से आते हुए एक रोशनी पर पड़ता है, जो कि एक टॉर्च का रोशनी था, जिसे लेकर एक आदमी पक्के सड़क से होते हुए कहीं जा रहा था। जिसको देखकर दीपक ये समझ गया कि वो पक्के रास्ते के करीब है, जो कि कोहरे की वजह से दीपक को दिख नहीं रहा था। इसलिए इससे पहले कि वो आदमी चला जाए, हम दोनों ने हिम्मत करके उस अंकल को आवाज देकर भागना शुरू कर दिया, और तब तक नहीं रुके जब तक उस आदमी के पास नहीं पहुंच गए। लेकिन उनके पास जाकर मैंने ये देखा कि वो आदमी असल में दीपक के पापा यानी कि मेरे चाचा हैं, जो कि हमें ही ढूंढने निकले थे। हालांकि इतने देर से लौटने की वजह से हमें उनसे बहुत डांट पड़ता है, लेकिन हमें कांपता हुआ और पसीने से लथपथ देखकर उन्हें कुछ ठीक नहीं लगता, बल्कि हमें शमशान के रास्ते से निकलता देखकर शायद से वो ये समझ चुके थे कि हमने कुछ देखा होगा। पर क्या ये देखने के लिए वो वहीं पर टॉर्च मारते हैं जहां से हम दोनों भाग कर आए थे, लेकिन वहां पर उन्हें कोई भी दिखाई नहीं देता। इसलिए उस रात को और ज्यादा कुछ न बोलकर घर लौटते ही चाचा सबसे पहले हमें नहाने को बोलते हैं, और फिर अगली सुबह नाश्ता किए बिना ही वो हम दोनों का ही नजर उतारने हमें पंडित के पास ले गए, ताकि किसी का भी काला नजर हमारा पीछा ना करे, फिर चाहे वो इंसान का हो या फिर किसी और का। तो दोस्तों ये तो था वो अलौकिक घटना जिसको अमित ने पर्सनली एक्सपीरियंस किया था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा, और अगर आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबा दें। मैं आपसे फिर मिलूंगा कुछ नए और ऐसे ही अद्भुत घटनाओं के साथ।